6 अप्रैल को क्रांतिकारी बहुत सवेरे जग गए थे। उस दिन 10 बजे ही उन्हें अदालत पहुंचना था। वे रोज की तरह कसरत और स्नान कर रहे थे और खूब खिलकर हंस रहे थे। जो कोई उन्हें देखता वही उनकी जिंदादिली की प्रशंसा करता। खाना तैयार हो चुका था और सबने रोज की तरह ही खाना खाया। एकाएक बिस्मिल के मस्तिष्क में यह विचार आया कि आज सब एक साथ खाना खाएं। जेलर राय बहादुर चंपालाल के यहाँ से एक बहुत बड़ी थाली मंगाई गई और उसके चारों ओर सभी क्रांतिकारी बैठ गए। कुछ खड़े भी रहे। सभी ने अनुष्ठानिक तरीके से थाली में से एक एक दो दो कौर खाए और हंसते हुए उठ खड़े हुए। क्रांतिपथ के उन मुसाफिरों के बीच यह सामूहिक भोज था जिनका रास्ता अब पृथक होने वाला था। वे जो कभी एक उद्देश्य और लक्ष्य की ओर सिर पर कफन बांधकर आगे बढ़े थे, आज उन्हीं में से कुछ से जीने का अधिकार छीनने का निर्णय हो सकता था और कितनों को साम्राज्यवाद की जेलों की अंधेरी बदबूदार कोठरियों में ढकेला जा सकता था। और इसीलिए आज उन्होंने साफ और अच्छे कपड़े पहने थे। ऐसे अवसरों पर सुंदर लिबास धारण करने की उनकी पुरानी परंपरा जो थी। हल्दीघाटी के राजपूत इसी प्रकार मरने के लिए अपनी सबसे अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे और राजपूत रमणियां तो जौहर व्रत करने के पहले 16 श्रृंगार किया करती थीं। ठाकुर रोशन सिंह ने आगे बढ़कर इत्र की एक शीशी निकाली और सभी के वस्त्रों पर थोड़ा थोड़ा लगाया। वे स्वयं आज बहुत बढ़िया वस्त्र पहने हुए थे। इसके बाद बेड़ियां पहनाई जाने लगी। एकाएक उसी समय राजकुमार सिन्हा दौड़ते हुए आए और उन्होंने मनमथनाथ गुप्त को आलिंगन में ले लिया। पूछने पर पता लगा कि हैमिल्टन या किसी अन्य अधिकारी के निर्देश पर फांसी की 3 कोठरियां साफ की जा रही हैं। राजकुमार को अनुमान था कि फांसी पाने वाला तीसरा व्यक्ति मनमथ जी के अलावा और कौन हो सकता है, पर यह खबर अनुमान ही थी। कोई जज या अन्य अधिकारी जेल वालों को इस तरह की खबर पहले से क्यों दे देता। क्रांतिकारी रोज की भांति पहरे के बीच अदालत रवाना हुए। लॉरी के चलते ही क्रांतिकारी गीतों का वही समा बध गया, पर आज मन की हिलोरों ने गानों में अजीब सी लय भर दी थी। काजी नजरुल इस्लाम का वह गाना भी गाया गया जिसकी पंक्तियां इस प्रकार थी। शाकल पराछल मोदेर ए शाकल पराछल, अर्थात हमारा बेड़ियां पहनना छल मात्र है, यह बेड़ियां छल मात्र हैं। आगे भीड़ देखी तो वंदे मातरम और भारतीय प्रजातंत्र की जय के नारों का गगन भेदी उद्घोष किया गया। आज ये नारे वातावरण में विचित्र ध्वनि और उमंग पैदा कर रहे थे। जिन कानों ने भी उस ध्वनि को सुना वे धन्य हो गए। क्रांतिकारियों की दृष्टि रास्ते में एक ऐसी गाड़ी पर पड़ी जिसमें सामान लदा हुआ था। बिस्तरों और बक्सों पर लगे लेबल को पढ़कर आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेबलों पर जज साहब का नाम लिखा हुआ था। स्पष्ट था कि फैसला सुनाने के बाद कहीं दूर जा रहे हैं। कितना आतंक था ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर इन मुट्ठी भर क्रांतिकारियों का, जो उम्र और शक्ति में तो बहुत ज्यादा न थे और जिन्हें फांसी और लंबी सजाएं देकर वे चैन की नींद सोने की कल्पना भी कर रहे थे। वे एक शक्तिशाली साम्राज्य की कमजोरी का इससे बढ़कर नमूना और क्या हो सकता है। गाड़ी सिनेमा हॉल के अहाते में पहुंच गई थी जहां मुकदमा चलना था, जहां से ये युवक क्रांतिकारी चले थे और अब तक का पूरा सफर आज उनकी आंखों के सामने सिनेमा की रील की भांति घूम रहा था।
पुलिस का आज विशेष प्रबंध था। अनेक यूरोपियन सार्जेंट पूरी सतर्कता से चहलकदमी कर रहे थे। अदालत के बाहर आज बहुत भीड़ थी। क्रांतिकारी जैसे ही लॉरी से उतरे, जनता में हलचल मच गई। आज वह आंखें भरकर इन क्रांतिवीरों को देख जो लेना चाहती थी। क्रांतिकारी भी रोज की भांति अदालत के कमरे की ओर न बढ़कर आज झूम झूम कर गाने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल के इन पंक्तियों को गाते हुए क्रांतिकारी अदालत के भीतर तक गए। वहां भारी भीड़ थी। लोग काकोरी के ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला सुनने के लिए आए हुए थे। सरकारी और सफाई पक्ष के वकील मौजूद थे। कुछ वकीलों ने आज अदालत में आने की विशेष अनुमति ली थी। मुखबिरों की बेंच पर बनारसी लाल और इंद्रभूषण बैठे थे। क्रांतिकारियों के परिवार के लोग और रिश्तेदार भी आज के दिन यहाँ जज के आते ही अदालत में सन्नाटा चक्कर काट गया। सभी की निगाहें उनके चेहरे की ओर जा पहुंची। उन्होंने बहुत कम शब्दों में षड्यंत्र के विषय में बताया कि वह प्रमाणित हो चुका है। पूरा फैसला 115 छपे हुए पृष्ठों में था। संक्षेप में पढ़ने के बाद वे सीधे सजा पर आ गए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले भूपेंद्र नाथ सान्याल को 5 साल की सजा सुनाई गई। बाद में जिन लोगों को सजा सुनाई गई उनमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी, सचिंद्र नाथ सान्याल को आजन्म काला पानी, मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल, योगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरणकार, मुकुंदी लाल, रामकृष्ण खत्री तथा राजकुमार सिन्हा को 10-10 वर्ष, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य तथा विष्णु शरण दुबलिश को 7-7 वर्ष, राम दुलारे त्रिवेदी, प्रेम किशन खन्ना तथा रामनाथ पांडे को 5-5 वर्ष की सजा दी गई। प्रणवेश को 4 साल की सजा हुई और इकबाली गवाह बनने के बावजूद बनवारी लाल को 5 वर्ष की कैद की सजा सुना दी गई। बिस्मिल ने फांसी का आदेश बहुत धैर्य से सुना, मानो वे इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। रोशन सिंह के लिए यह सजा अप्रत्याशित थी। उनकी फांसी की सजा सुनकर तो जैसे सभी को काठ मार गया। जब सजा सुनाई गई तो सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रोशन सिंह कुछ चौंके, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं के बराबर आती थी। उन्होंने बगल में खड़े विष्णु शरण दुबलिश से पूछा, दुबलिश, 5 इयर्स के अलावा जज ने कुछ और भी तो कहा है, वह क्या था? दुबलिश जी ने उनकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, पंडित जी और लाहिड़ी जी के साथ आपको भी फांसी की सजा मिली है। रोशन सिंह एकदम उछल पड़े और पीछे मुड़कर देखते हुए बोले, ओ जज के बच्चे, देखा तुमने, फांसी की सजा मुझे भी मिली है। अपने फैसले को रोशन सिंह ने बहुत बहादुरी के साथ सुना और 3-4 बार ओम शब्द का उच्चारण किया। उसके बाद साथियों से बोले, हमने तो जीवन का आनंद खूब उठा लिया। यदि मुझे फांसी हो जाए तो कोई गम नहीं, किंतु तुम लोगों ने तो जीवन का अभी कुछ भी नहीं देखा। मृत्युदंड की सजा सुनकर राजेंद्र नाथ ने मनमथ नाथ से बंगला में कहा, दुनियाटा जैनो बदले गैलो, अर्थात दुनिया जैसे बदल गई। फिर अगले ही क्षण संभल कर वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गए। बोले, इसे हम पहले से जानते थे, फिर हमें किसी प्रकार का परिताप कैसा? यह मेरा पुनर्जन्म है। मेरी तो थोड़ी देर की तकलीफ है, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, किंतु मुझे तो उन लोगों के विषय में चिंता हो रही है जिन्हें 14-14 वर्ष और 20-20 वर्ष तक जेलों में सड़ना है।
फैसला सुन चुकने के बाद क्रांतिकारियों ने अपने उन साथियों को घेर लिया जिन्हें फांसी की सजा का आदेश दिया गया था। बिस्मिल के चेहरे पर अभी भी दृढ़ता और बेफिक्री के निशान उसी तरह थे और राजेंद्र बाबू के होठों पर बाल सुलभ हंसी खेल रही थी। ठाकुर रोशन सिंह तो इस तरह खड़े थे मानो लोगों को पीछे छोड़कर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे हैं। वे एकाएक रामप्रसाद से बोले, क्यों पंडित, अकेले ही जाना चाहते थे? लेकिन यह ठाकुर पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वह हर जगह तुम्हारे साथ रहेगा। बिस्मिल ने उन्हें सीने से लगा लिया। उनकी आंखें डबडबा आई। ईश्वर सबको आप जैसा बड़ा भाई दे। आप कुर्बानी में हम सब ने सबसे आगे निकल गए। उस क्षण बिस्मिल भी रोशन सिंह की यह दिलेरी देखकर भीतर तक हिल गए थे। किसने जाना था कि रोशन सिंह को फांसी की सजा मिलेगी, पर वे तो जैसे जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार पाकर सबसे अधिक खुश नजर आ रहे थे। सभी छोटे साथियों ने आगे बढ़कर बिस्मिल, राजेंद्र बाबू और रोशन सिंह के चरण स्पर्श किए। वे एक दूसरे से भी जी भर कर गले मिले। फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी आज से ही अलग होने वाले थे, यह सोचकर सभी उदास हो गए। आज उन्हें हमेशा के लिए बिछड़ना था। क्या अपने साथियों को मौत के मुंह में जाते देखने के लिए ही वे एक साथ इस रास्ते पर चले थे? इस असहनीय वियोग के बोझ को सीने पर पत्थर रखने की भांति सहते हुए वे अदालत से निकले तो वंदे मातरम का गगनभेदी नाद किया। आगे थे दल के नेता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने चलते हुए गाया, हैफ जिस पे हम तैयार थे मर जाने को, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। उन्होंने और भी गाया, दरो दीवार पर हसरत से नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। मरण रे तुई मम श्याम समान गुनगुनाने वाले वे अमर क्रांतिकारी उसी रात विभिन्न जेलों में बांट दिए गए। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा तथा ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में भेज दिया गया। शेष क्रांतिकारियों को भी अलग अलग जेलों में पहुंचा दिया गया। पूरक मुकदमे में अशफाक उल्ला खां को फांसी और सचिंद्र नाथ बख्शी को काला पानी की सजा हुई। जब सजा सुनाई गई, उसका आंखों देखा हाल बख्शी जी के शब्दों में उद्धृत करने योग्य है। अशफाक उल्ला वैसे उम्र में मुझसे 1.5 साल बड़े ही थे, लेकिन पार्टी के संगठन का ज्यादा पुराना और तजुर्बेकार कार्यकर्ता होने के नाते वे मुझे ही बड़ा मानते थे। रोज बरोज होने वाले क्रांतिकारी मामले में वे मुझे ज्यादा प्रवीण भी समझते थे, इसलिए हमेशा मुझसे सलाह लेते थे और उसे मानते भी थे। लेकिन जिस वक्त मुझे और अशफाक को सजा सुनाई गई थी, मुझे उम्र कैद यानी काले पानी की सजा दी गई और अशफाक को फांसी की सजा सुनाई गई, तो मुझे ऐसा लगा मानो अशफाक एकाएक मुझसे बहुत ऊंचे हो गए हैं। वैसे मैं बता चुका हूं कि वे राजकुमार के समान ऊंचे, पूरे और गठे हुए बदन के आकर्षक व्यक्ति थे, पर उस समय तो उनका व्यक्तित्व सहसा मुझे इतना बड़ा लगने लगा कि मेरी समझ में कुछ न आया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं बड़ी कठिनाई से बंगला में कह सका, एक यात्रा में पृथक फल नहीं होना चाहिए, मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए। मेरा गला रुंध गया। मुझसे और कुछ नहीं बोला गया। उस समय अशफाक उल्ला ही उल्टे मुझे समझाने लगे थे। उनमें धैर्य धारण करने की अद्भुत शक्ति थी। अशफाक के वकील कृपाशंकर हजेला और चंद्रभानु गुप्त ने जब अशफाक की सजा पर उनसे मिलकर अपनी सहानुभूति प्रकट की, तो अशफाक का उत्तर था, अफसोस की बात है, इस दिन के लिए तो हम सदा से ही तैयार थे, परंतु मुझे आज खेद केवल एक ही बात का है
मेरे लिए केवल 2 महीने पहले ही बी क्लास मिला था और जेल में कुछ अच्छा खाने का प्रबंध कर दिया गया था। इसलिए पिछले हफ्ते में जेल में मेरा वजन लिया गया तो जेलर ने कहा कि इस जेल में दाखिल होने के बाद किसी अभियोगी का वजन आज तक इतना नहीं बढ़ा जितना कि मेरा वजन निकला। केवल एक अभियोगी का वजन मुझसे भी 10 पाउंड ज्यादा था। मैंने उत्तर दिया कि यह भी पूरा करके दिखला दूंगा। अब मुझे केवल यही खेद है कि मैं पूरा न कर सका, क्योंकि आज से काल कोठरी में रखा जाऊंगा। यदि 1 हफ्ते देर से फैसला सुनाया जाता तो इस रिकॉर्ड को भी मैं नीचा कर देता। अशफाक की बात सुनकर वे आश्चर्यचकित थे। इसके बाद सीआईडी इंस्पेक्टर खैरात नबी अशफाक के पास आए और बड़ी विनम्रता और सहृदयता से बोले, यदि इस मुकदमे के दौरान कोई बात आपकी शान के खिलाफ हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अशफाक का उत्तर था, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुलाजिम हैं और आपने मुजालमत का अपना फर्ज अदा किया। और जब वे जेल के लिए रवाना किए गए तो खुश थे और उनके सुर्ख होठों पर कौमी नारे तैर रहे थे। सजा सुनाने के पश्चात अशफाक उल्लाह और सचिंद्र नाथ बख्शी को जेल पहुंचाया गया। यहाँ से उनका रास्ता अलग अलग था। अशफाक उल्लाह को फैजाबाद जेल और बख्शी जी को आगरा के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। लखनऊ स्टेशन तक दोनों हमसफर साथ साथ गए। इसके बाद ऐसे बिछड़े कि फिर कभी ना मिले। अशफाक तो चले गए, लेकिन बख्शी जी जीवन भर अपने उस साथी को स्मरण करते हुए अपनी जिंदगी का सफर पूरा करते रहे, जो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व और हंसमुख राजकुमारों जैसे चेहरे वाला था। हर कदम और जिंदगी के हर मोड़ पर अशफाक की स्मृति उनका संबल बनी रही। सेशन कोर्ट का फैसला हो चुकने के बाद क्रांतिकारियों ने अपील करने का निश्चय किया। बनवारी लाल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी और राम कुमार खत्री अपील न करने वालों में थे। उधर सरकार ने भी 6 व्यक्तियों के विरुद्ध चीफ कोर्ट में यह दरख्वास्त की थी कि उनकी सजा कम है। इन व्यक्तियों में से मनमथ नाथ गुप्त, गोविंद चरणकार, विष्णु शरण दुबलिश, योगेश चंद्र चटर्जी, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और मुकुंदीलाल। चीफ कोर्ट के प्रधान सर लुई स्टुअर्ट ने जस्टिस मोहम्मद रजा के पास अपील की सुनवाई की। मुख्य मुकदमे और पूरक मुकदमे दोनों की अपील एक साथ ही सुनी गई। चीफ कोर्ट ने चारों फांसी की सजाओं का अनुमोदन कर दिया और विष्णु शरण दुबलिश व सुरेश चंद्र भट्टाचार्य की सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष, गोविंद चरणकार, मुकुंदीलाल व योगेश चंद्र चटर्जी की 10 वर्ष से आजन्म काला पानी में परिवर्तित कर दी। मनमथ नाथ गुप्त की सजा जज ने यह कहकर नहीं बढ़ाई कि इनकी उम्र कम है। सरकार उनकी 14 वर्ष की सजा से संतुष्ट नहीं थी। काकोरी के शहीद पुस्तक में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस फैसले से प्रांत के कार्यकर्ताओं में और भी असंतोष और क्षोभ हुआ। ठाकुर मंजीत सिंह एमएलसी ने काउंसिल के आगामी अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी कि फांसी की सजा पाए हुए लोगों की सजाएं कम करके आजन्म काले पानी की सजाएं कर दी जाएं। फांसी 16 सितंबर को होने वाली थी। इस बीच काउंसिल का अधिवेशन हो रहा था। यह आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि काउंसिल में प्रस्ताव पेश करने से पहले ही इनको फांसी पर टांग दिया जाए। इसलिए ठाकुर मंजीत सिंह ने असेंबली के सदस्यों को भी एक पत्र लिखा, जिसमें सजा घटाने का उद्योग करने की प्रार्थना की और यह भी कहा कि ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि युक्त प्रांतीय काउंसिल की आगामी बैठक तक उनकी फांसी रुक जाए, ताकि मैं अपना प्रस्ताव काउंसिल की बैठक में पेश कर सकूं। एक ओर तो यह कोशिश की गई और दूसरी ओर प्रांतीय काउंसिल के मेंबरों ने गवर्नर साहब के पास एक आवेदन पत्र भेजकर फांसी पाए हुए अभियुक्तों पर
उनकी युवावस्था के नाम पर दया दिखाने की प्रार्थना की। गवर्नर साहब का शासनकाल समाप्त हो चुका था। वे शीघ्र ही जाने वाले थे, इसलिए मेंबरों को आशा थी कि शायद चलते चलते इतना सलूक कर जाएं, किंतु उनकी सब आशाएं दुराशा मात्र साबित हुई और गवर्नर महोदय ने दया की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। इसी प्रकार की एक दया प्रार्थना असेंबली और स्टेट काउंसिल के सदस्यों ने वाइसरॉय से की थी, किंतु उन्होंने भी इतना इसी निर्दयता के साथ उसे अस्वीकार कर दिया। हाँ, इस लिखा पढ़ी से इतना जरूर हुआ कि फांसी की पहली तिथि 16 सितंबर तक टल गई और उस दिन अभियुक्तों को फांसी नहीं हुई। इसके बाद फांसी देने के लिए 11 अक्टूबर की तारीख नियत की गई। अभियुक्तों ने सरकार के मनोभाव जान ही लिए थे, इसलिए यहां से कुछ होता न देखकर उन्होंने प्रिवी काउंसिल में अपने मामले की अपील का विचार किया। उन्होंने अपना यह विचार सरकार पर प्रकट किया और इसलिए उन्हें अपील का मौका देने के लिए फांसी की दूसरी तारीख भी टल गई। अंग्रेजी सल्तनत में न्याय कितना महंगा पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। इतने ही मामले में अभियुक्त बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठा चुके थे। घर के लोग, सगे संबंधी सब परेशान हो गए थे। फिर भी इस आशा से कि शायद वहां न्याय हो, उन्होंने लंबा खर्च बर्दाश्त करके भी अपील करने का निश्चय किया। येन केन प्रकारेण धन का प्रबंध करके श्री पोलक महाशय को, जो इंग्लैंड में थे, मामले के कागजात सौंपे गए। वहां पर एक बैरिस्टर की मार्फत यह अपील प्रिवी काउंसिल में दायर की गई, किंतु प्रिवी काउंसिल के न्यायाधीशों ने इसे इस योग्य भी न समझा कि इसकी सुनवाई की जाए। उन्होंने उस पर विचार करना अस्वीकार कर दिया। 29 अक्टूबर को प्रिवी काउंसिल में भी काकोरी कैदियों का प्रश्न आया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। बहुत देर तक प्रश्नोत्तर होते रहे, किंतु सरकार टस से मस नहीं हुई। अब सारा खेल खत्म हो चुका था। अपीलें की जा चुकी थी, काउंसिल में प्रश्न छोड़े जा चुके थे, गवर्नर से दया प्रार्थना की जा चुकी थी, वाइसराय से भी सजा घटाने की प्रार्थना की जा चुकी थी, सम्राट के पास भी प्रार्थना पत्र भेजे जा चुके थे। जो उपाय शक्ति के अंदर थे वे सब किए जा चुके थे, किंतु सभी जगह केवल शून्य ही हाथ आया। 19 दिसंबर को अभियुक्तों का फांसी पर लटकना अब निश्चित हो गया। प्रांत भर में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई। 17 दिसंबर को प्रांतीय काउंसिल में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने फिर इस मामले को उठाया। उन्होंने प्रेसिडेंट से प्रार्थना की कि सब काम बंद करके इस पर विचार किया जाए। पहले प्रेसिडेंट महाशय इस प्रार्थना को अस्वीकार किए देते थे, किंतु 3 बजे के बाद कुछ सरकारी काम समाप्त हो जाने पर डिप्टी प्रेसिडेंट ने, जो उस समय प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे, काउंसिल की बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सोमवार को सवेरे ही फांसी का समय था, इसलिए मेंबरों में खलबली मच गई। उन्होंने होम मेंबर नवाब साहब छतारी तक के दरे दौलत की खाक छानी, किंतु कोई सुनवाई न हुई और प्रांतीय काउंसिल में एक शब्द कहने का मौका दिए बिना ही प्रांत के 4 होनहार युवक फांसी के तख्ते की ओर चल दिए। राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी ने 250 रईसों, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा जमींदारों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना पत्र भिजवाया, लेकिन वह भी बेकार साबित हुआ। इसके अतिरिक्त रियासत उल्लखा के संस्मरणों में हमें यह उल्लेख मिलता है, मैंने कोशिश करके 5 आदमियों का डेपुटेशन वाइसराय साहब बहादुर के पास भिजवाया, जिनके नाम यह हैं: श्री लाला लाजपत राय पंजाब, श्री मदन मोहन मालवी इलाहाबाद, सर नवाब जुल्फिकार अली खां पंजाब, मिस्टर दास बंगाल, सर याकूब साहब मुरादाबाद। वाइसराय साहब ने अपना मत प्रकट किया कि आइंदा इनकी मिसाल न दी जाए। ये लोग खुशी खुशी वापस आएं और मुझे
लॉन्गवुड होटल शिमला पर मुबारकबाद दी और कहा कि सजा रखी जाएगी और फांसी ना होगी। सजा हम 3-4 साल में मुआफ करा देंगे और मुझसे कहा कि आप मकान जाइए, सजाए मौत ना दी जाएगी। मैं मकान को वापस चला आया। 15 रोज के बाद मेरे एक दोस्त ने, जो वॉइसराय के दफ्तर में नौकर थे, मुझे खत लिखा कि दया की प्रार्थना खारिज हो गई और सजाए मौत बहाल रही, क्योंकि गवर्नर साहब यूपी ने वॉइसराय साहब बहादुर से अपना विरोध प्रकट किया था कि अगर ये लोग छोड़ दिए जाएंगे तो हम यूपी की बगावत के जिम्मेदार न होंगे। अपील खारिज होने पर 16 अक्टूबर 1927 ईस्वी को सजाए मौत मुकर्रर हुई। मैं अशफाक खां से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलिए। मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि विद्यार्थी जी सख्त बीमार हैं और किसी से मिलते नहीं। मैं जनाने दरवाजे पर गया, इत्तला कराई, मैं अंदर बुला लिया गया। मकान के बाला खाने पर बुलाया गया। वहां एक लंबा कमरा था जिसमें विद्यार्थी जी एक पलंग पर लेटे थे, सावधान हो चुके थे। मैं बाला खाने के दरवाजे पर गया तो देखा तो 2 औरतें बैठी थी। मैं झिझका। बहुत कमजोर आवाज में विद्यार्थी जी ने फरमाया, अंदर आ जाइए। एक आपकी भावज है और दूसरी आपकी भतीजी। मैं अंदर गया। विद्यार्थी जी के आंसू जारी थे, जिन्हें वे बार बार पोंछ रहे थे। मुझसे कहा, आप कृपाशंकर हजेला एडवोकेट से तार दिलवा दीजिए कि हम प्रीवी काउंसिल में अपील करेंगे। सजाए मौत अभी टाल दी जाए। आप घर जाइए, हम रुपया आपको भेज देंगे। मैं वहां से घर गया और तार दिलवा दिया। दूसरे रोज मैं शाहजहांपुर से लखनऊ फिर आया और मैंने 50 पाउंड कृपाशंकर हजेला एडवोकेट को दे दिए। उन्होंने तार गवर्नमेंट को भेज दिया। मैं रुपया जमा कर चुका था कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का एक आदमी एक लिफाफा सील मुहर लगाकर लेकर आया। मैंने खोल कर देखा तो उसमें 1200 रुपए के नोट थे। चूंकि मैं रुपया जमा कर चुका था और अब रुपये की जरूरत नहीं थी, मैंने एक लिफाफा श्री कृपाशंकर हजेला जी से लेकर एक पर्चे पर गणेश शंकर जी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि चूंकि मैं रुपया जमा कर चुका हूँ, इन रुपयों की जरूरत अब नहीं है, अतः वापस किए जाते हैं। लिफाफे में बंद करके हजेला साहब की मोहर लगाकर रुपये मैंने वापस कर दिए। खत में लिख दिया कि आपका हजार हजार शुक्रिया। श्री कृपाशंकर हजेला ने कुल मुकदमे के कागजात और मिस्टर C.B. गुप्ता एडवोकेट ने विलायत को रवाना कर दिए। विलायत में अपील पेश होने पर खारिज हो गई और 19 दिसंबर 1927 को सजाए मौत मुकर्रर हुई।